हेलो एवरीवन। आज हम लोग फिर टीईटी के कुछ प्रश्नों का विश्लेषण करेंगे। आइए देखते हैं कि पहला प्रश्न कौन सा है। पहला प्रश्न वायुमंडल से रिलेटेड है कि वायुमंडल के स्तर जो पृथ्वी तल के सबसे नजदीक है। तो वायुमंडल के जो विभिन्न स्तर हैं उसके बारे में हम जान लेते हैं और उनकी क्या क्या विशेषताएं हैं। तो पृथ्वी के चारों ओर एक गैसों का मिश्रण है और वो मिश्रण पृथ्वी के समीप रहता है। अगर आप स्पेस में जाते हैं, बहुत 25-30 किलोमीटर ऊपर चले जाते हैं, तो वो गैसों का जो मिश्रण है वो आपको नहीं मिलेगा। और जो गैसों का मिश्रण है उसी को वायुमंडल बोलते हैं। उसमें कुछ लेयर्स बनाई गई हैं। उस लेयर्स की जो विशेषता है और कहां तक कौन लेयर पाई जाती है उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। सबसे निचली जो लेयर है वायुमंडल की, पृथ्वी के, उसे कहते हैं ट्रोपोस्फियर या क्षोभ मंडल। सबसे निचली, जहां पे समुद्र, पहाड़, पॉल्यूशन, बादल, ये सब पाए जाते हैं। ट्रोपोस्फियर अप्रॉक्स 10 किलोमीटर है और जितनी वातावरण की घटनाएं हैं वो सब इसी मंडल में होती हैं। बारिश, गैसों का जो मिश्रण अव्यवस्थित होती है, वो भी इसी मंडल में होती है, अप्रॉक्स 10 किलोमीटर तक। उसके ऊपर जाएंगे तो आपको मिलेगा स्ट्रेटोस्फियर या समताप मंडल। ये 10 से 20 या 25 किलोमीटर के करीब है। समताप मंडल की एक विशेषता है, जैसे क्षोभ मंडल या ट्रोपोस्फियर की विशेषता है कि इसमें सारी पर्यावरण की घटनाएं होती हैं, बादल भी इसी में पाए जाते हैं और गैसों का जो अंतर संबंध है वो भी इसी में पाया जाता है। उसी तरह स्ट्रेटोस्फियर जो समताप मंडल है उसमें ओजोन लेयर पाई जाती है। तो ये एक समझने की बात है कि ओजोन लेयर समताप मंडल में पाई जाती है। जितने भी एरोप्लेन हैं वो ट्रोपोस्फियर में सारे बादल पाए जाते हैं। उसके ऊपर एरोप्लेन चलते हैं, वो स्ट्रेटोस्फियर में जाते हैं। उस पे बादल होते नहीं है और बादल न होने की वजह से एरोप्लेन का जो मोड है वो अच्छी तरह परफॉर्म होता है। तो ये हो गया स्ट्रेटोस्फियर, जिसमें ओजोन मंडल है, ओजोन परत है। ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है कि ओजोन किस वातावरण के स्तर में है। उसके बाद मीसोस्फियर है, जो मीसो में बीच में आता है। थर्मोस्फियर, अब जैसे जैसे ऊपर बढ़ते जाते हैं पृथ्वी के तल से, वैसे वैसे टेम्परेचर डाउन होता जाता है। अगर स्ट्रेटोस्फियर पे आप 17-20 किलोमीटर जाएं तो ये अप्रॉक्स -20 डिग्री, और ऊपर जाए तो -50 डिग्री। थर्मोस्फियर पे कुछ टेम्परेचर बढ़ता है, और बढ़ता मतलब कि वो -20, -30 के करीब रहता है, और ऊपर जाएंगे तो और टेम्परेचर डाउन होता जाएगा। स्ट्रेटोस्फियर में भी बहुत टेम्परेचर नीचे रहता है। आयनोस्फियर, थर्मोस्फियर के ऊपर आयनोस्फियर है, जिसमें आयंस पाए जाते हैं। और इन आयंस की विशेषता ये है कि पहले हम लोग रेडियो सुनते थे। रेडियो की जो वेव है एक जगह से इन्वायरमेंट में ट्रांसफर होती थी, फिर वो इन्वायरमेंट के ऊपरी सतह जो आयंस हैं, इसमें आयंस पाए जाते हैं, आयन की वजह से वो रेडियो वेव वापस चली जाती थी। फिर रेडियो उसको रिसीव करता था, जिससे आवाज हमको सुनाई देती थी। तो रेडियो वेव के संचालन होने में आयनोस्फीयर का बहुत बड़ा योगदान है, और इसी की वजह से रेडियो वेव और रेडियो का प्रसारण हो पाता है। तो इसमें आयन पाए जाते हैं, तो रेडियो वेव के लिए इम्पोर्टेंट है। तो ये हो गया वातावरण में पाए जाने वाले विभिन्न स्तरों के बारे में। अब इसमें से जितने क्वेश्चन बनते हैं, जैसे ओजोन लेयर किस स्तर में पाई जाती है, सबसे निचला लेयर कौन सा है, और रेडियो, ये 3 ही 4 क्वेश्चन इसमें बन सकते हैं।
विभिन्न परीक्षाओं में, प्रतियोगी परीक्षाओं में। अगर आप इसको तीनों जान लेते हैं तो सारे क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि प्रकाश संश्लेषण। अब उसमें प्रकाश संश्लेषण बहुत ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस रिलीज होती है, कौन सा गैस का यूज होता है, तो ये सब तो थोड़ा सा इजी क्वेश्चन है। अब जैसे प्रकाश संश्लेषण आप देखें तो CO2 है और प्लस H2O है। प्रकाश संश्लेषण का ये फॉर्मूला है और इसमें सनलाइट है, नीचे क्लोरोफिल है और C6H12O6 प्लस O2। एक क्वेश्चन इसमें ये आता है कि जो ये ऑक्सीजन है, ये यहां भी ऑक्सीजन है और कार्बन डाइऑक्साइड इसमें भी ऑक्सीजन है, तो ये ऑक्सीजन कहां से आती है? तो इसका सिंपल सा आंसर है कि ये O2 से ऐसे बहुत मतलब साइंटिस्ट इसको प्रूव किए, बहुत लेटर मतलब बहुत डिस्कशन और डिस्कवरीज के बाद ये प्रूव हुआ कि ये जो ऑक्सीजन आ रही है वो वाटर से आ रही है। अब इसमें क्वेश्चन है कि इसमें किसका ऑक्सीकरण हो रहा है, किसका अपचयन हो रहा है। तो पहले ऑक्सीकरण जान लीजिए कि ऑक्सीकरण उसे कहते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है, किसी भी मॉलिक्यूल से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है, और अपचयन रिडक्शन उसे कहते हैं जिसमें किसी मॉलिक्यूल से इलेक्ट्रॉन जुड़ता है। तो कहीं जुड़ाव हो और कहीं घटाव हो, तो घटाव को कहते हैं ऑक्सीकरण और जुड़ाव को कहते हैं अपचयन। अब ये सनलाइट जो है ये तो लाइट एनर्जी है, और प्रकाश संश्लेषण की एक डिफिनेशन ये भी है कि लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज होता है। तब लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी में तभी चेंज होगा जब कहीं से इसमें केमिकल में कुछ रिएक्शन होगा। तो अब रिएक्शन के दो ही प्रोडक्ट हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और H2O। अब इसमें से किसमें कौन सा मॉलिक्यूल्स है जो लाइट एनर्जी को यूटिलाइज करता है, उपयोग करता है? तो H2O अब ऐसा प्रूव है कि लाइट एनर्जी के सहयोग से, और उसमें क्लोरोफिल भी है, क्लोरोफिल में कुछ इस तरह के मॉलिक्यूल का सेटअप है, इस तरह से उसमें रखे गए हैं मॉलिक्यूल्स नेचुरली, जो लाइट की एनर्जी मिलती है तो H2O को ब्रेक करते हैं। अब वो ब्रेकिंग जो है, कहीं पे भी ब्रेक होगा तो एनर्जी प्रोड्यूस होगी। अब वो एनर्जी इसको कॉम्बिनेशन जो कंबाइन हुआ है C6H12O6, ये कार्बन का अपचयन, उसे इससे जो एनर्जी निकली है H2O से, वो इसमें यूटिलाइज हुई है। तो इससे अगर ब्रेक हो गया तो कहीं भी ब्रेक होगा तो इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे। अब जब इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहे हैं तो उसका ऑक्सीडेशन हो गया, H2O का ऑक्सीडेशन हो गया, और उसमें CO2 नहीं दिया है, उस तरह से ऑप्शन नहीं दिया है, तो एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है NADPH2। ये एक इंटरमीडिएट है जो सेल में पाया जाता है, जो एनर्जी का एक जगह से दूसरी जगह ले जाना हो, पहुंचाना हो, तो ये NADPH2 यूज होता है। इसमें हाइड्रोजन जुड़ जाता है और ये एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह इंटरमीडिएट की तरह काम करता है, एनर्जी कनेक्टर की तरह काम करता है और वो पहुंचा देता है। तो जब ये ब्रेक होता है तो ऑक्सीडेशन हो गया, इसमें से इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ तो इसका ऑक्सीडेशन हो गया और NADPH2 का ऑप्शन हो गया। ऑप्शन में H2O और NADPH2 दिया हुआ है, जो ये सही होगा। तो H2O ब्रेक होने से एनर्जी रिलीज होती है और वो एनर्जी C6H12O6 बनने में यूटिलाइज होती है। फोटोसिंथेसिस का यही एक मतलब थोड़ा सा एक आगे हो गया है। फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है, नॉर्मली सब लोग जानते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड, H2O, सनलाइट, क्लोरोफिल की उपस्थिति में भोजन बनता है, ऑक्सीजन रिलीज होता है।
लेकिन थोड़ा सा उसमें और एक्सटेंड करेंगे तो आप पाएंगे कि H2O का ब्रेकिंग होता है, और वो ब्रेकिंग जो एनर्जी रिलीज होती है वो C6H12 जो फूड है उसके बनने में यूज होता है। तो ये हो गया फोटोसिंथेसिस से संबंधित क्वेश्चन। अब हम लोग तीसरे क्वेश्चन को देखते हैं कि ओरिजिन ऑफ स्पीसीज एक बुक है, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। बाय नेचुरल सिलेक्शन, पूरी बुक है बाय नेचुरल सिलेक्शन। ये 19वीं सेंचुरी की सबसे फेमस बुक है। चार्ल्स डार्विन जो एक नेचुरलिस्ट थे, उन्होंने अपनी यात्राओं के क्रम में कुछ विश्लेषण किया जंतुओं पे। डार्विन फीचर्स एक बर्ड है, उस पर विश्लेषण किया और उस विश्लेषण को अपने बुक में एक्सपीरियंस, ऑब्जर्वेशन और जो भी उनका आसपास के जीवों को देख के अनुभव हुआ, उस अनुभव को ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में साझा किए। तो ये ओरिजिन ऑफ स्पीसीज इसलिए ज्यादा फेमस हुई कि जीवों में नए नए जीव कैसे उत्पन्न होते हैं और वो पृथ्वी पे अपने कैसे एडॉप्ट होते हैं, कैसे जीवों में परिवर्तन होता है, उनके शरीर में कुछ चेंजेज आते हैं जो नए नए वातावरण में रहने के लिए उसको सक्षम बनाते हैं। तो वो चीजें इस बुक में फर्स्ट टाइम 1857 में ये ओरिजिन ऑफ स्पीसीज का पब्लिकेशन हुआ, और ये चार्ल्स डार्विन द्वारा, जो इंग्लैंड के एक नेचुरलिस्ट थे, उन्होंने अपनी अनुभवों को साझा किया। और उस समय की सबसे फेमस बुक, एक समय कहा जाता है कि बाइबिल से भी ज्यादा ये बुक उस समय बिकी, और जिसकी वजह से इनका पॉपुलैरिटी और बढ़ गया। तो ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बुक के राइटर कौन है या फिर कौन इसको संपादित किया, ये आप कह सकते हैं कि चार्ल्स डार्विन 1957 के क्रम में ही 1857 में ये पब्लिश हुए, और एक इवोल्यूशन या जीवों में होने वाले परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण बुक है ये। तो ये तीसरा क्वेश्चन हो गया। आइए हम लोग देखते हैं चौथे क्वेश्चन में। अल्ट्रावायलेट जो विकिरण है, तो उसमें कहा गया है कि हम लोग जानते हैं कि अल्ट्रावायलेट जो किरण सूर्य से आती है उसको ओजोन लेयर एब्जॉर्ब कर देती है, लेकिन 100% एब्जॉर्प्शन नहीं होता। कुछ अल्ट्रावायलेट अर्थ पे आ जाती है, जिसकी वजह से हमारे जो एक्सपोजर है, हम जाते हैं लाइट में, तो उसको नुकसान पहुंचाती है। तो उसका जितनी उसकी तीव्रता बढ़ती जाती है, वो उस तीव्रता के अनुसार उसका नाम भी रखा है। अगर सुबह की अल्ट्रावायलेट हो तो उसे कहते हैं यूबीए। अगर उससे थोड़ा सा ज्यादा सुबह से 8 बजे करीब हो तो यूबी हो, यूबीसी 9-10 बजे करीब, और यूबीडी। तो सबसे उसमें क्वेश्चन ने पूछा है कि सबसे हानिकारक अल्ट्रावायलेट रेज कौन सी है। तो सबसे हानिकारक यूबीडी है, जो दोपहर में आती है, क्योंकि सनलाइट सुबह में ज्यादा ट्रेवल करती है सुबह, और दोपहर में सबसे ज्यादा नजदीक होती है। तो यूवी रेज डी, ये इसमें ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्णक की उपस्थिति में पौधों का रंग हरा होता है। तो ये सब लोग जानते हैं कि पौधों में क्लोरोफिल के कारण ही उनका हरा रंग है। अब ये एक इम्पोर्टेंट है कि क्लोरोफिल के अलावा भी उसमें दूसरे वर्णक पाए जाते हैं, जिसके अलग अलग नाम है। कैरोटीनॉइड एक ग्रुप ऑफ वर्णक है जो क्लोरोफिल में पाया जाता है। जेंथोफिल और कैरोटीन, जेंथोफिल येलो है, ऑरेंज है, ये उसी तरह कैरोटीनॉइड में भी येलो ऑरेंज कलर है, और
ज़ैंथोफिल येलो है, तो आप देखते हो कि पौधों का ग्रीन कलर के अलावा भी दूसरे वर्णक भी हैं, और वो वर्णक फोटोसिंथेसिस में दूसरे काम करते हैं। जैसे क्लोरोफिल का काम है कि सनलाइट को यूटिलाइज करना, उसी तरह सनलाइट अच्छे तरीके से क्लोरोफिल तक पहुंचे, उन कामों के लिए दूसरे वर्णक उसमें सहायता करते हैं। तो क्लोरोफिल एक बहुत ही रिनाउंड, बहुत फेमस वर्णक है, जिसके कारण पौधे अपना भोजन बनाने में सक्षम होते हैं। अदरवाइज भोजन बनाने में इसीलिए सक्षम होते हैं कि वो क्लोरोफिल में इस तरह की सेटलमेंट है, अव्यवस्था है कि वो सनलाइट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं या सनलाइट को यूज करने लायक बनाते हैं पौधे को। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि ग्रीन मफलर संबंधित है। अब एक नया वर्ड है ग्रीन मफलर, ग्रीन हाउस गैस और ग्रीन कॉरिडोर और लंग सापर, सब लोग जानते हैं। अब ग्रीन मफलर बहुत थोड़ा सा नया है, तो इसको समझ लेते हैं कि बहुत ऐसे बिल्डिंग्स हैं जहां पे हाईवे है या फिर एयरपोर्ट्स हैं, तो एयरपोर्ट्स पे ज्यादा नॉइज पॉल्यूशन है। उस नॉइज पॉल्यूशन को रोकने के लिए पौधों की एक सीरीज इम्प्लांट की जाती है, और वो पौधों की सीरीज नॉइज पॉल्यूशन को रोकने में सहायक होती है। अब किसी दीवार से उतने नॉइज पॉल्यूशन कम नहीं होगा जितने पौधे आप लगा देने से होगा। तो अगर किसी संस्थान, किसी बिल्डिंग के आसपास पौधों की एक सीरीज लगाई गई है, तो वो एक नॉइज पॉल्यूशन को रोकने में सहायक होती है, जिसे ग्रीन मफलर कहते हैं। अब नॉइज पॉल्यूशन के साथ साथ वो एयर पॉल्यूशन को भी रोकते हैं, लेकिन अगर जहां पे एयर पॉल्यूशन कम हो और नॉइज पॉल्यूशन ज्यादा हो, तो वो नॉइज पॉल्यूशन को रोकने के उद्देश्य से जो चीजें की गई हैं उसे कहते हैं ग्रीन मफलर। अब ये क्वेश्चन है कि न्यूनतम प्रदूषण उत्पन्न करने वाला पेट्रोलियम प्रोडक्ट या ईंधन कौन सा है, न्यूनतम प्रदूषण। तो इसमें दिया है कि डीजल, पेट्रोल, केरोसिन और हाइड्रोजन दिया है। हाइड्रोजन को कहा गया है, एक और क्वेश्चन आता है कि हाइड्रोजन भविष्य का ईंधन है। तो भविष्य का ईंधन इसलिए है कि इसमें बहुत सारे स्कोप हैं, और जो इस समय डीजल, पेट्रोल या पेट्रोलियम प्रोडक्ट की जो स्थिति है, निर्भरता उस पे है, बहुत ज्यादा है। तो आने वाले समय में हाइड्रोजन को यूज किया जा सकता है ऊर्जा के रूप में। लेकिन ये जितने भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, उसकी सबसे बड़ी विशेषता है कि ये तो अवेलेबल है अर्थ पे, लेकिन एक उसकी सबसे बड़ी कमी ये है कि ये प्रदूषण या बहुत इस तरह की गैसों का उत्सर्जन करते हैं जो एनवायरमेंट में तैरते रहते हैं और जीवों के लिए हानिकारक होते हैं, चाहे पौधे हों चाहे जंतु हैं। तो डीजल, पेट्रोल और केरोसिन और कोई भी ईंधन जिसमें ज्यादा कार्बन होगा, वो कार्बन की वजह से वो हानिकारक होगा, एनवायरमेंट में कार्बन फैलेंगे और वो जीवों के लिए हानिकारक होंगे। हाइड्रोजन में कार्बन की उपलब्धता कम है और इसका जो नेट ऊर्जा का प्रोडक्शन है वो ज्यादा है, तो इसलिए इसको भविष्य का ईंधन भी कहते हैं और इसमें कम प्रदूषण भी उत्पन्न होता है। तो सबसे कम प्रदूषण उत्पन्न हाइड्रोजन, अगर ईंधन के रूप में बहुत से देशों में इस तरह से बहुत छोटे अमाउंट पे हाइड्रोजन का उपयोग हो रहा है, लेकिन जितना पेट्रोलियम प्रोडक्ट का उपयोग हो रहा है उसके हिसाब से हाइड्रोजन का उपयोग कम हो रहा है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो उसमें दिया हुआ है कि एक CO2 है और H2O दिया है, मीथेन दिया है और इसमें नाइट्रस ऑक्साइड N2O,
तो आप समझ लीजिए कि कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, N2O ये सब ग्रीन हाउस गैसेज हैं। एक तरह से इसको दिमाग में बैठा लीजिए कि ग्रीन हाउस गैस कौन कौन सी है। तो कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड ये सब ग्रीन हाउस गैसेज हैं जो इन्वायरमेंट के टेम्परेचर को मेंटेन करने में, संतुलित करने में सहायक होती हैं। अब H2O है तो H2O ग्रीन हाउस गैस नहीं है, ये ऑप्शन आपका ठीक है। तो H2O एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा इंसुलिन की रासायनिक प्रकृति क्या? इंसुलिन एक हार्मोन है जो पैंक्रियाज से रिलीज होता है और हमारे शरीर में शुगर या ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित संतुलित करने में सहायक होता है। अगर ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ गई तो वो उसको कम कर देता है, अगर कम हो गई तो उसको फिर ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ा देता है। ये दोनों काम करता है। इंसुलिन की कमी से, अगर इंसुलिन एक पैंक्रियाज से रिलीज होता है, जो ग्लैंड है हमारे इंटेस्टाइन के लीवर के नीचे पाई जाती है पैंक्रियाज, वो डैमेज हो गई, उसकी सेल्स इंसुलिन नहीं बना पा रही हैं, जिसकी वजह से इंसुलिन रिलीज नहीं होता तो हमारे ब्लड में ब्लड शुगर बढ़ जाता है। अब यह एक हार्मोन है। हार्मोन एक ऐसा केमिकल है जिसका पर्टिकुलर मतलब एक निश्चित प्रभाव होता है कि ये हार्मोन ये काम करेगा, ये हार्मोन ये काम करेगा। एक ऐसा केमिकल है जो हमारे शरीर में प्रोड्यूस होता है। बहुत सारे हार्मोन हमारे शरीर में प्रोड्यूस होते हैं। सभी हार्मोन एक यूनिवर्सल एक ये है, कह सकते हैं कि यूनिवर्सल सत्यता है या कह सकते हैं बायोलॉजिकल ट्रूथ है कि सभी हार्मोन प्रोटीनियस नेचर के होते हैं। उसमें एडिशनल कुछ जुड़ा होता है, कुछ कभी मेटल जुड़ जाते हैं, कभी दूसरे को फैक्टर जुड़ जाते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द हार्मोन, लगभग सभी हार्मोन प्रोटीनियस नेचर के होते हैं। इंसुलिन ही नहीं, जितने भी हार्मोन रिलीज होते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड से, थायराइड ग्लैंड से, पैंक्रियाज से, एड्रिनल से, वो सभी प्रोटीनियस नेचर के ही होते हैं। इंसुलिन इसमें क्वेश्चन में दे दिया है तो बात अलग है, लेकिन सभी हार्मोन प्रोटीनियस नेचर के होते हैं। अब हार्मोन लार्ज मॉलिक्यूलर वेट के होते हैं, उसमें बहुत ज्यादा मॉलिक्यूल्स होते हैं। जो लेस मॉलिक्यूलर वेट के होते हैं, एंजाइम्स जो भोजन पचाने के काम में आते हैं, वो भी प्रोटीनियस नेचर के होते हैं। जैसे माउथ से निकलने वाला हम लोगों का है टाइलिन, प्रोटीनियस नेचर के होते हैं। तो हार्मोन और एंजाइम दोनों प्रोटीनियस नेचर के होते हैं। लेकिन आपको ये जानना पड़ेगा कि वो कोई भी केमिकल हार्मोन है कि नहीं है। तो 2-4 हार्मोन का नाम याद कर लीजिए और 2-4 पाचक एंजाइम का नाम याद कर लीजिए, जो आने वाले परीक्षाओं में आपकी समझ को बढ़ा सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि प्याज, आलू और अदरक है। अब इसमें प्याज, आलू, अदरक पौधों का कौन सा भाग है? प्याज, आलू और अदरक, ये दिया है जड़, तना, पत्ती, फल। तो कुछ ऐसे पौधों का संरचना है जो जमीन में, जैसे आलू है, तना यूजुअली सामान्यतः ये जमीन से ऊपर जाता है, लेकिन कुछ ऐसे तने हैं जो अपवाद हैं, वो जमीन के नीचे होते हैं। उसमें प्याज भी है, आलू भी है, अदरक भी है, लहसुन भी है। ये ऐसे तने हैं जो जमीन के नीचे रहते हैं। तो आलू, अदरक, प्याज, लहसुन, ये सब, हल्दी, ये सब ऐसे तने हैं जो जमीन के अंदर पाए जाते हैं। उसकी लीफ बाहर होती है। जैसे हल्दी जो खाते हैं जमीन के अंदर होता है, लेकिन उसकी लीफ बाहर होती है। केला भी आप देखे होंगे तो वो केला का जो
जड़ है, जड़ के साथ ही उसका तना रहता है। अदरक भी देखे होंगे तो जड़ के साथ ही उसका तना रहता है, तने में से जड़ निकली रहती है। तो ये सब तना है, और ये ऐसे तने हैं जो मेन तना का काम है कि पौधों को सपोर्ट देना। पहला काम है पौधों को सपोर्ट देना, और दूसरा ये है कि ये वाटर को जमीन से ऊपर ले जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे अपवाद हैं जो ये तना का काम न करके दूसरा काम करते हैं। जैसे ये फूड को, भोजन को संग्रहित करते हैं, स्टोर करते हैं। तो फूड को स्टोर करने का काम होता है, तो ये अपना प्लेस बदल लेते हैं, और प्लेस बदलने के कभी नीचे चले जाते हैं, कभी ऊपर आ जाते हैं, कभी दूसरे जगह चले जाते हैं। तो उसी क्रम में ये ऐसे तने हैं जो जमीन के नीचे अपना बनाए होते हैं। अब तना इसलिए कहा जाता है कि इसमें इस तरह के संरचनाएं पाई जाती हैं जो तने की संरचना है। अब तने की संरचना की वजह से ये तने के ग्रुप में आते हैं। तो अदरक, प्याज, लहसुन, ये केला हो गया, फिर से इसमें ये हल्दी हो गया, ये सब तने हैं जो हम लोग खाते हैं, वो तने के रूप में है। अब इसमें डिफरेंस यही है कि मूली, गाजर, सलजम ये सब जड़ हैं, ये तने में नहीं आते हैं। तो ये समझ लेना जरूरी है कि तना कौन है और जड़ कौन सा है। मूली, गाजर, सलजम ये सब जड़ है, और प्याज, आलू, अदरक ये सब तना है। इसमें इस तरह की संरचनाएं पाई जाती हैं जो तने की होती हैं। तो आज के लिए यही क्वेश्चन, फिर अगले वीडियो में हम लोग कुछ प्रश्नों का विश्लेषण करेंगे। धन्यवाद।